जैसे ही निखत ने ये बात जान ली थी कि वो बगीचे के मालिक का बेटा नहीं है, तो निखत का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इधर मैं खड़ी खड़ी यही सोच रही थी कि आखिर वो है कौन और आखिर वो बगीचे के मालिक का बेटा नहीं है तो उसने झूठ क्यों कहा। लेकिन इधर निखत का तो गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो कहने लगी, चल यहाँ से घर चल और कल हम बगीचे आएंगे। और अभी तक तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था, अब उसे सही तरह से जलील करूंगी। इसीलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तू कह रही थी ना चांदनी, अच्छा लड़का देख रहे तेरे अच्छे लड़के ही करतूत है। कितना बड़ा फ्रॉड निकला वो, कितना झूठा निकला। उसने हमसे झूठ बोला, इतने बड़ा बगीचे के मालिक का बेटा बताया खुद को, ताकि हम उसके चंगुल में फंसकर उसके प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाएं और फिर वो हमारा फायदा उठा सके। यही करते हैं लड़के आजकल के। इसीलिए मैं तुझे कह रही थी कि वो आवारा और लुक्खा किस्म का लड़का है, जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए मन घड़त झूठी कहानी रचते हैं और उसके बाद उन्हें जाल में फंसाकर उन्हें परेशान भी करते हैं और उनकी इज्जत का भी पारा पारा कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लड़कों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। इधर निखत की ये बकबक चले जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे उस लड़के की चिंता हो रही थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल अभी भी मानने को राजी नहीं था कि उसने हमें धोखा दिया है या फिर वो कोई आवारा जालसाज या लुक्खा लड़का है। मैंने कहा, निखत शांत हो जाओ, कल अब जब वो आएगा बगीचे में तभी उससे हम बात करेंगे, उससे तफ्तीश करेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। निखत बोली, चांदनी क्या तू बेवकूफ है? तुझे समझ नहीं आया अभी भी कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो हमें अपने जाल में फंसाना चाहता था ताकि अमीर लड़का समझ के हम उसके ऊपर लट्टू हो जाएं और फिर हमारा वो फायदा उठा सके। मैंने कहा, निखत जैसा तुम सोच रही हो वैसा ना हुआ तो? निखत ने कहा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं जानती मैं, उसने हमारे साथ धोखा किया है। अब मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी लू उतार दूंगी, इतना जलील करूंगी कि शायद उसे उसके बाप माँ ने भी इतना जलील नहीं किया होगा, नहीं किसी और ने। तू देखते जा, उस लड़के को बस मुझे एक बार मिल जाने दे, उसके बाद देख क्या होता है। मैंने कहा, ठीक है, अभी तो घर चल, यहाँ पर बकबक करने से क्या होगा। उसने कहा, ठीक है चलो घर। हम दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन मेरे जहन में अब सवालों का भंडार उभर पड़ा था। एक सवाल नहीं थे, बहुत सारे सवाल थे और वो सवाल सब उस लड़के से जुड़े हुए थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो बगीचे के मालिक का लड़का नहीं है तो कौन है, और अगर वो उनका लड़का नहीं है तो हमें क्यों बताया। उसके बाद उसने उस दिन क्यों नहीं कुछ कहा जिस दिन हमने उसे इतना जलील किया। ये सब सवाल मेरे जहन को जकड़े हुए थे और मुझे परेशान किए जा रहे थे। नींद थी जो आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी, लेकिन सोना भी इंसान की जरूरतों में से एक है। आप लाख चाहें कि आप नींद के आगोश में ना जाएं, लेकिन अगर नींद आ जाए तो आप उसके आगोश में चले ही जाते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। सुबह जब नींद खुली तो आज बड़ी उदासी छाई हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। दिल कह रहा था कि बगीचे जाकर उस लड़के से बात की जाए, लेकिन दिमाग कह रहा था कि कहीं निखत की बात सच हुई और वो लड़का वाकई में निखत की तवक्को के मुताबिक ही निकला तो मैं क्या निखत को मुंह दिखा पाऊंगी और उस लड़के को मैं खुद जलील करूंगी। मैंने भी दिमाग में ये ठान ली थी कि अगर उस लड़के ने हमें सही नहीं रीजन बताया या सही वजह नहीं बताई तो शायद उसे निखत के हवाले करना ही सही होगा, और फिर निखत उसके साथ जो करेगी वो ही ठीक होगा। आज खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निखत की बातें शायद सच है और मेरे दिल को भी ठेस पहुंचा रही थी उसकी बातें। मैंने उस लड़के पर यकीन कर लिया था इतनी आसानी से। उसकी शख्सियत देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा निकलेगा। बहरहाल मैं बैठी हुई थी, तभी अचानक निखत गुस्से में आई और कहने लगी, चल चांदनी, अब जाकर उस बंदे की खबर लेना है हमें। मैंने कहा, निखत बैठ तो सही, अभी वक्त थोड़ी ना हुआ है। निखत बोली, आज हमें बिला वक्त जाना होगा, बिना वक्त के जाएंगे तो शायद वो हमें मिल जाएगा, और अगर हमें वो मिल गया तो हम उसकी अच्छे से खबर ले लेंगे। तू फिक्र मत कर, आज मैं उसकी खबर लेने के लिए ही आई हूँ। निखत का गुस्सा देखकर एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि हम वहाँ गार्डन में, हम वहाँ पार्क में ना जाएं, उस बगीचे में ना जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर शरीन वहाँ पर उस पर जाकर बरस पड़ी और उस लड़के ने भी कुछ कहा तो हो सकता है इनके बीच घमासान छिड़ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, और मैं किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने निखत से कहा, निखत रहने देते हैं, कौन सा हमारा रिश्तेदार लग रहा है वो जो हम उसको इतनी तवज्जो दें, हमें उससे बात करने से मतलब ही क्या है। तो निखत बोली, नहीं, उसने हमारा भरोसा तोड़ा, हमसे झूठ बोला। अगर कल को हम उससे दोस्ती कर लेते और वो कुछ ऐसा वैसा कर देता तो हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं बचते। समझी तू चांदनी? अब तू उसके ऊपर तरस खाना बंद कर और मेरे साथ चल, देख मैं उसकी किस तरह से खबर लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मैं वक्त के आगे मजबूर थी। मैं भी चाहती थी उस लड़के की हकीकत जानना, लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं, और उसने जो झूठ बोला था वो तो सामने आ ही चुका था। इसीलिए अब निखत की बात मानना भी जरूरी हो चुकी थी। बहरहाल हम दोनों बगीचे के लिए निकले। मेरे दिल में अभी भी बहुत ज्यादा डर था। मैं चाहती ही नहीं थी कि उस लड़के की हकीकत हमारे सामने आए। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी या फिर मेरा लगाव था, लेकिन जो भी था मुझे उस लड़के पर रहम आने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही हम बगीचे पहुंचे, निखत ने उसे तलाशना शुरू कर दिया। वो इस तरह से ढूंढ रही थी जैसे कोई भूखा शेर शिकार को ढूंढता है, उस तरीके से वो उस लड़के को ढूंढ रही थी। लेकिन आज वो लड़का शायद इस बगीचे में आया ही नहीं था।
मैं तो एक ठंडी सांस लेकर शुक्र अदा ही कर रही थी, क्योंकि मैं निखत को अच्छी तरह से जानती थी। अगर वो लड़का इसे दिख जाता तो ये आपा खो बैठती और उसे अनाप शनाप तो बोलती ही, और अगर ये लड़ाई झगड़ा कर लेती तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता और बात बड़ों बड़ों तक पहुंचती तो हम दोनों को ही चिल्लाते सब। इसीलिए मैंने चाहती ही नहीं थी कि वो लड़का मिले। बहरहाल बहुत पछने के बाद निखत कहने लगी, शायद वो चूहा अपने बिल में घुस गया है, लेकिन कब तक छुपेगा वो, किसी न किसी दिन जब मेरे हाथ आएगा ना तो उसे मैं सही कर दूंगी। चल चांदनी, हम चलते हैं घर। मैंने कहा अब हम आ ही गए हैं तो थोड़ा झूला झूल लेते हैं। तो निखत मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगे, तुझे अभी भी इस झूले की पड़ी है, इस झूले ने ही सारा कारस्तानी की है। और निखत ने झूले पर एक लात मार दी। जैसे ही निखत ने झूले पर लात मारी तो अचानक निखत को हल्की सी भिन्नाटी टाइप आई और वो गिरने लगी। तो मैंने उसे संभाला। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगी, कुछ नहीं, हल्के से चक्कर आ रहे हैं मुझे। मैंने कहा चल अब हम घर चलते हैं, नहीं झूलना झूलाइए। बहरहाल हम दोनों घर तो आ गए, लेकिन निखत की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया था, वो खोई खोई सी रह रही थी और शायद उसे घबराहट भी हो रही थी। निखत मेरे घर जब पहुंची तो मैंने उससे कहा, निखत क्या हो रहा है तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, बस उस वक्त से ना थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, उसी वजह से मैं थोड़ी सी गुमसुम हो गई हूँ। चल मैं घर जाती हूँ, घर जाकर दवा लेकर सो जाऊंगी ताकि मुझे आराम मिल सके। निखत उसके बाद अपने घर चली गई और मैं भी रोजमर्रा के काम में मसरूफ हो गई। रात हुई, खाना वगैरह खाया और बिस्तर पर लेटी लेटी उस लड़के के बारे में सोच रही थी। आखिर क्यों किया था उसने ऐसा, क्या वजह थी उसके पीछे, और आज वो क्यों नहीं आया था? अब तो इतने दिन हो गए, उसे कम से कम सफाई पेश करने तो आना था। ऐसा कौन सा गुनाह किया है उसने जो इतना बड़ा झूठ बोला हमसे? आखिर वो हमसे इतना करीबी ताल्लुक क्यों रखना चाहता था, और झूठ की बिना पर उसने रिश्ता क्यों कायम किया? क्या उसकी कोई मजबूरी थी, या निखत जो कह रही है वो वाकई में कोई आवारा या टुच्चा लड़का था? दिल मानने को राजी नहीं था कि वो कोई आवारा या ऐसा वैसा लड़का है, लेकिन दिमाग बार बार फितूर दिखा रहा था और कह रहा था, तेरी दोस्त ने सच कहा है, वो एक नंबर का चालू लड़का है जिसने तुम्हें झूठ बोलकर अपने झांसे में फंसाने की कोशिश की। वो तो शुक्र है निखत का कि उसने सच्चाई से आगाह करवा दिया। न जाने कब उस लड़के के बारे में सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई और सुबह जब नींद खुली तो वालिदा मोहतरमा टेंशन में बैठी हुई थी। मैंने उठते ही वालिदा को टेंशन में देखा तो मैंने पूछा, अम्मी जान क्या हो गया है, आप इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? तो मुझसे कहने लगी, ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। मैं नहीं कहती तुम्हें कि तुम जवान लड़कियां हो, इधर उधर मत जाया करो, अब हो गया ना ये। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी जान, आप ऐसी क्यों गुस्सा कर रही हैं, और हमने क्या किया है? अम्मी जान बोली, निखत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अचानक वो गुमसुम रहने लगी है और किसी से बातचीत कुछ भी नहीं कर रही है। पता नहीं, रात को तो अच्छी भली सोई थी, सुबह से वो गुमसुम है और चुपचाप है, ना किसी से बातचीत कर रही है ना ही कोई रिएक्शन दे रही है। मैंने कहा क्या आप सही कह रही हैं अम्मी? मेरी वालिदा ने कहा, जाकर खुद ही देख लो। मैंने कहा, मुझे सच सच बताइए क्या हुआ है अम्मी, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही है? अम्मी बोली, मैं ऐसा बेहुदा मजाक हरगिज नहीं कर सकती, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से और उसके घर वाले बेचारे परेशान हैं। मैं नहीं कहती तुमसे कि उस मनोज बगीचे में मत जाया करो, कहीं भी अकेले मत जाया करो, लेकिन तुम लड़कियां मानती कहाँ हो? तुम अपने आप को बहुत होशियार और स्मार्ट समझती हो। देखो जाकर निखत की हालत एक बार देख कर आओ। मुझे तो सुबह ही उसके वालिद वालिदा ने आकर यहाँ सब कुछ बता दिया है, अब तुम पर है कि तुम भी एहतियात रखती हो या निखत जैसे ही अंजाम को पहुँचती हो। मैंने कहा, आप फिजूल बातें ना करें, मुझे निखत के पास जाने दे, मैं जाकर देखती हूँ मेरी फ्रेंड को क्या हुआ है। मैं भागती हुई बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले सीधा निखत के घर चली गई। जाकर देखा तो वाकई अम्मी जान ने जो कहा था वो सब कुछ सच था। निखत तो ऐसे बेगानों की तरह बैठी थी कि मेरी आमद से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। मैं वहाँ पहुँच गई, मैंने निखत को आवाज दी, फिर भी उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, और पता नहीं क्यों आसमान की तरफ ही देखे जा रही थी। कभी साइड में देखती, कभी आसमान में देखती और कभी नीचे देखने लग जाती। मैं उसकी हालत देखकर गमगीन हो गई थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके पास गई, उसके चेहरे को हाथों में लिया और कहा, निखत तुम्हें क्या हो गया? कल तो हम अच्छे भले घूम रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया तुमको? लेकिन निखत थी जो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ था उसके बाद से ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे। मैं इतना जरूर समझ चुकी थी कि निखत बीमार नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं हुई है, जरूर ये कुछ और चक्कर है, क्योंकि निखत का इस तरह से रोना और इस तरह से बिना रिएक्शन के इधर उधर देखना मुझे बहुत परेशान किए जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने निखत से वादा किया कि निखत मैं वादा करती हूँ तुझे अच्छी करके ही रहूंगी। अगर सबको लगता है कि हमारे जाने की वजह से हुआ है तो मैं अब तुझे ठीक कर कर ही रहूंगी। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मेरी फ्रेंड को जल्दी से अच्छा कर दे, क्योंकि अल्लाह ही है जो तुझे अच्छा कर सकता है।
उसके बाद मैं अपने घर आ गई, बड़ी गमगीन थी और बहुत परेशान भी थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निखत को एकदम से ये क्या हो गया। कुछ भी समझने लायक था ही नहीं, क्योंकि निखत का ऐसा रिएक्शन कोई बीमारी की भी अलामत नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल टाइप हो गई है। लेकिन एकदम से किसी का पागल हो जाना भी समझ में नहीं आता, या तो वो ऐसी हरकतें करे या फिर कुछ बहुत दिन से चल रहा हो तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और दिखाई दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। परेशान हाँ जब घर गई तो अम्मी मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी, देखा तुम्हारी लापरवाहियों के नतीजे में एक बच्ची की जान अब खतरे में है। बेचारी क्या पता किस मर्ज में मुब्तला हो गई है, और तुम लोगों को मस्ती सूझ रही थी जब मैं समझाती थी। तो अभी भी वक्त है चांदनी, सुधर जाओ, वरना निखत और तुम में कोई फर्क नहीं बचेगा। मुझे अम्मी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, अम्मी आप अपनी जुबान इस तरह से न दराज करें, क्योंकि निखत के बारे में ऐसा बोलना आपको भी जेब नहीं देता है। वो मेरी ही तरह आपकी भी बच्ची है। क्या किसी के बारे में ऐसा बोलना सही है? और रही बात उसके मर्ज की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द ही अच्छी हो जाएगी। इतना कहकर मैं गुस्से में अंदर चली गई। वालिदा मेरा चेहरा तकते रह गई, लेकिन वो इस जगह गलत भी थी, क्योंकि निखत को ऐसा बोलना शायद उन्हें जेब नहीं दे रहा था। बहरहाल रात हुई तो मेरी वालिदा मेरे कमरे में आई और गमगीन निगाहों से मुझे देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मी जान, आप क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी, मुझे माफ करना बेटी, मेरा दिल एक माँ का दिल है। मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती, इसलिए मैंने दिन में तुम्हें वो बात कही। मैं मानती हूँ निखत के बारे में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम भी जानती हो कि निखत कल जब बगीचे से आई थी तब से ही उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मेरा गुस्सा जायज है बेटा। मैं मानती हूँ मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मेरा जरा भी ऐसा मानना नहीं था कि तुम्हारा दिल दुख जाएगा। मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, अम्मी जान माफी मत मांगिए, अब हमें मिलकर अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि निखत को जल्द से जल्द अच्छा कर दे। उसके बाद वालिदा और मैंने साथ में खाना खाया। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वालिदा का दिल रखने के लिए खाना खाना जरूरी भी था। उसके बाद में बिस्तर पर लेटी लेटी निखत के बारे में सोचने लगी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना बगीचे जाकर ही इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर निखत को वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज ने परेशान कर दिया है जो उसे इस हद तक मर्ज में मुब्तला कर दिया है। जाकर वहीं पर देखना होगा, तब जाकर ही शायद इस बात का खुलासा होगा। मैंने अहद कर लिया था कि मैं बगीचे जाकर इस बात का पता लगाकर रहूंगी कि आखिर मेरी फ्रेंड को हुआ क्या है। बहरहाल उसके बाद कब मेरी नींद लग गई ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब सुबह मेरी नींद खुली तो घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं जैसे ही हॉल में गई तो अम्मी इस वक्त काम पर जा चुकी थी। मैंने भी फटाफट मुंह धोया, जो खाना था वो खाया, उसके बाद सीधे बगीचे की तरफ रवाना हो गई। जाते हुए हमारे पड़ोस में मीनल नाम की एक 8 साल लड़की को साथ ले लिया था, क्योंकि अकेले जाने में मुझे भी अब वहाँ पर डर लग रहा था, क्योंकि निखत की हालत देखकर मुझ पर भी खौफ तो तारी ही हो गया था। मैं उसे लेकर गई और मैंने उसे समझा दिया था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, क्योंकि उसे सच बताना, उसके घर वालों को सच बताना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। जैसे ही हम बगीचे पहुंचे तो मैं उस झूले के पास इधर उधर तलाश करने लगी कि आखिर कोई ऐसी चीज तो निखत के उंगालने में नहीं आ गई जो टोना टोटका करके यहाँ पर पटकी गई हो। मैंने पूरे बगीचे का अच्छे से जायजा लिया, लेकिन वहाँ पर कोई सबूत मुझे हाथ न लगा। मैं अभी ये सब तफ्तीश कर ही रही थी कि अचानक मुझे एक मर्दाना आवाज आई, मुझे ढूंढ रही हो क्या? जैसे ही ये मर्दाना आवाज आई तो मैं अचानक चौंक पड़ी, और जैसे ही पलटी तो मेरे सामने वही लड़का खड़ा था जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले